आज हम आप अध्ययन करेंगे दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे अध्ययन का विषय है। और इसमें हम लोग खास करके देखें कि दक्षिण एशिया में हमारा अपना देश भारत भी स्थित है। और साथ ही साथ दक्षिण एशिया में भारत को जैसा कि उपमहाद्वीप कहा जाता है कि इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट, तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि इस सब कॉन्टिनेंट में इससे विभाजित होने वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये तमाम देश हैं जो मिल करके दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। यानी एशिया में दक्षिण में इन एशियाई राष्ट्रों की पोजीशन है, इसलिए इसे दक्षिण एशिया बोलते हैं। तो खास करके आज हम आप अभ्यास करेंगे दक्षिण एशिया पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। पहला प्रश्न ये है कि दक्षिण एशिया का सबसे विशाल देश कौन सा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आबादी में भी और क्षेत्रफल में। दक्षिण एशिया का सबसे विशाल देश कौन सा है? तो जाहिर है भारत सबसे विशाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान का उदय कब हुआ? दक्षिण एशिया में पाकिस्तान का उदय कब हुआ? दक्षिण एशिया में पाकिस्तान का उदय भारत की आज़ादी के एक दिन पहले हुआ, 14 अगस्त 1947 को। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में अब तक कितने युद्ध हुए हैं? अब तक कितने युद्ध हुए हैं कश्मीर को लेकर? चार युद्ध जो है वो हुए हैं। 1948 में, 1965 में, 1971 में, और चौथा कारगिल वाला 1900 किस सन में हुआ ये भाई? 1999 में। ठीक है, 1900 मई 1999 में। नेक्स्ट ये है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। यह है संसार का 9वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। ये संसार का 9th प्लेस पर 9वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश का जन्मदाता कौन था? बांग्लादेश का जनक, जिन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है ना, तो ये थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। श्रीलंका में सबसे अधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं? श्रीलंका में सबसे अधिक किस धर्म के लोग निवास करते हैं? तो यू नो दैट बौद्ध धर्म के लोग सबसे अधिक हैं। अराउंड 64% लोग जो है बौद्ध धर्म के हैं। अब हम आप यहाँ पर देखें कि दक्षिण एशिया को लेकर
जो महाशक्तियां हैं, सुपर पावर्स हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ हम आप देखें कि दक्षिण एशिया में चूँकि पहले पूरा दक्षिण एशिया ब्रिटेन का गुलाम था, तो जाहिर है कि आज़ादी के उपरांत जब दक्षिण एशिया के सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, तो उसके बाद ब्रिटेन की भूमिका लगभग इन सभी देशों के साथ एक स्वतंत्र डीलिंग की है। वहीं आप देखें संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दक्षिण एशिया बहुत ही पावरफुल साबित हुआ है, क्योंकि उसके लिए एशिया में चाइना एक बिग चैलेंज है। तो एशिया में चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो खास करके दक्षिण एशिया का रुख करता है। और जैसा हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत के साथ इसकी प्रगाढ़ता हमारे देश की बढ़ी है। तो नेक्स्ट आप देखें कि दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के रुचि का क्या कारण है। क्वेश्चन नोट करें कि दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की रुचि का क्या कारण है। तो इसकी वजह है महाद्वीपीय रणनीति। क्या है इसकी वजह? महाद्वीपीय रणनीति, यानी ग्लोबल स्ट्रेटजी। ग्लोबल स्ट्रेटजी, ये ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है? हम आप देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया पर बराबर जो है रसिया का बराबर इंटरेस्ट रहा। इसके अलावा चाइना, वो एशिया में अपनी प्रभावशीलता चाहता ही है। और आफ्टर ऑल आप देखें कि एशिया में अपनी ग्लोबल एक पोजीशन बनाए रखने के लिए दक्षिण एशिया में भारत के साथ मित्रता बढ़ाना और इवन सारे दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में इंटरेस्ट लेना, वो उसकी मजबूरी है एक तरह से, क्योंकि वो चाहता है कि भविष्य में सारे महाद्वीप उसके कंट्रोल में रहें। अब रहता यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ रसिया की पोजीशन क्या है। तो आप देखें रूस ने पूर्व में किस प्रकार से अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखा। इसकी वजह यही थी कि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए एशिया में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता था। तो यहाँ हम आप देखें कि सोवियत संघ ने जो है पाकिस्तान को समय समय पर सहायता दी है। भारत का तो वो अभिन्न मित्र रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसने पाकिस्तान को भी सहायता दी है। पहली बार, क्वेश्चन नोट करें, पहली बार सोवियत रूस ने पाकिस्तान को सहायता आर्थिक एवं सैन्य कब प्रदान की? तो 1968 में। अब प्रश्न आता है कि दक्षिण एशिया में चीन की स्ट्रेटजी क्या है। चीन ने आप देखें कि 1962 में जो भारत पर अटैक किया था, वो अपने आप को दक्षिण एशिया में प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए किया था, बल्कि ओवरऑल पूरे एशिया में वो अपने आप को प्रभावशाली दिखाना चाहता था। और भारत के बारे में जो कन्फ्यूजन एक था हमारे देश के बारे में वर्ल्ड लेवल पर, और उसकी वजह थी पंडित नेहरू का जो सम्मोहनकारी व्यक्तित्व था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का बहुत बोलबाला था। तो 1962 में हमारे अभिमान को तोड़ने के लिए चाइना ने हम पर अटैक किया था। तो आप देखें इसके बाद बराबर जो है हमें चारों तरफ से चाइना घेर रहा है ना। श्रीलंका में बाकायदे जो टापूज हैं उन पर भी वो कंट्रोल कर रहा है। बांग्लादेश से भी, मालदीव से तो हमारी दूरी बढ़ी है। निकट भविष्य में आप देखें कि बांग्लादेश भी हमसे दूर जा रहा है। इवन आप देखें बांग्लादेश, अभी मैंने कल ही देखा है रिसेंटली कि बांग्लादेश भी हमारे वस्त्रों का बहिष्कार करने लगा है।
इन दैट केस जो खालदा जिया है, जो वहाँ पर विपक्षी पार्टी की लीडर है, पीछे वो भी प्रधानमंत्री रही है। तो आप देखें या ये इसके पीछे चाइना की रणनीति है। तो हमें बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कल का जो मेरा वीडियो सार्क पर था, तो जयशंकर का मैंने बहुत ही विवादास्पद और गिरा हुआ स्टेटमेंट देखा कि सार्क का कोई औचित्य नहीं रहा। तो मुझे बड़ा ये लगा कि कितना नीचे लेवल का डायलॉग है कि सार्क का औचित्य नहीं रहा। आखिरकार दक्षिण एशियाई राष्ट्रों को अपने बंधन में जकड़े रहने के लिए सार्क का प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़रूरी था। अब आप कह रहे हैं ये गए ज़माने की बात हो गई, अब सार्क की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम सार्क के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कूटनीतिक ढंग से अगर इन पड़ोसी राष्ट्रों को अपना कवरेज नहीं देंगे तो चाइना तो बना ही लेगा वहाँ पर। तो एक तरह से बचकाना स्टेटमेंट। यू आर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आप कह रहे हैं कि ये पुराने ज़माने की बात हो गई सार्क। वाई भाई, एक अगर पाकिस्तान हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ठीक है, उसको हम अलग ढंग से हैंडल करेंगे, लेकिन अन्य राष्ट्रों के लिए तो सार्क एक बिग प्लेटफॉर्म है जहां राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, शासनाध्यक्ष मिलते हैं, एंड वी डायलॉग विद ईच अदर वन एंड अदर। तो ऐसी कंडीशन में ये कहना कि जैसे गुटनिरपेक्षता के बारे में कहा जाए कि भाई अब गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता नहीं रही, तो यहाँ हमें देखना होगा कि आफ्टर ऑल हमारा देश दुश्मनों से ना घिरे, हमारे ज़्यादा दुश्मन ना बने, और इसके अलावा चाइना अपनी बढ़त ना ले पाए, उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग ना हो पाए। कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा हमें ये बराबर अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। आप देख रहे हैं नेपाल किस तरह धीरे धीरे चाइना की गोद में जा रहा है ना। तो हमें साधने की ज़रूरत है। बांग्लादेश ने अपना बड़ा एरिया दे दिया उसको। तो ना केवल एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो मार्क्सवादी थ्योरी है उसका सीधे सीधा एजेंडा है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो ऐसी कंडीशन में पूरे विश्व में आप देखें उसने किस तरीके से दूसरे महाद्वीपों से जोड़ने के लिए रोड बना डाले हैं, है ना। हमें भी उस रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। अब प्रश्न ये है कि दक्षिण एशिया के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं। नोट करें, दक्षिण एशिया के समक्ष कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिससे आपसे पूछा जाए किसी इंटरव्यू विशेष में तो आप बता सकें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो नेशंस हैं वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या। 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण, 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण तथा वर्तमान समय में भी जटिल सीमा विवाद तथा वर्तमान समय में भी जटिल सीमा विवाद। इन दो पॉइंट पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जैसा हम लोगों ने पीछे लिखा है कि कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हो चुके हैं। 3 क्लियर कट हैं, एक बांग्लादेश की उदय की वजह से हुआ, लेकिन वहाँ भी उस एरिए में भी हमारा युद्ध हुआ था। तो आफ्टर ऑल 3 मेजर जो अटैक्स हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, वार हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर को लेकर के हुए हैं। अभी तक इसका क्लियर कट सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए हैं। 370 हमने हटाया है, लेकिन इसके बाद इसका समाधान क्या हो इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखें, 1962 में चीन ने अटैक किया। लेटेस्ट आप बराबर अपडेट अपने को करें कि किस प्रकार से उसने अरुणाचल प्रदेश के कई नगरों के और गांवों के नाम बदल दिए अपने हिसाब से।
और बाकायदे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को वो अपने नक्शे पे दिखाता है। इसके अलावा लद्दाख को भी अपने एरिए में दिखा रहा है। तो अब हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। और आफ्टर ऑल हमें इसके लिए देखिए, इसी के लिए हमें जो सामरिक पोजीशन अपनी अच्छी बनानी होती है, दुनिया के तमाम देशों के साथ जो पड़ोसी हैं उनसे मधुर संबंध बनाने की ज़रूरत है, जिससे चाइना बढ़त ना ले पाए, है ना। यहाँ अगर ज़रा भी हम कमज़ोर होते हैं, एक तो हम मिलिट्री के लेवल पे बहुत स्ट्रांग रहें और साथ ही पड़ोसियों से दोस्ती अच्छी रखें। एक दो जो बिगड़ैल हैं उनको यू कैन लीव, है ना। तीसरा आप लिखें, श्रीलंका में तमिल आप्रवासियों की समस्या। श्रीलंका में तमिल आप्रवासियों की समस्या। अब आप देखें, श्रीलंका में तमिल आप्रवासियों की समस्या एनी हाउ इसको हमने सॉल्व किया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत बर्निंग रहती है। नेक्स्ट हम आप देखें कि एक जो कच्चा दीवू करके एक द्वीप है, हमारी वर्तमान गवर्नमेंट उसको राइज कर रही है केवल अपने वोट बैंक के लिए, कि तमिलनाडु में किस तरह से वहाँ वोट बैंक बीजेपी की झोली में चला जाए। दिस इज़ नॉट फेयर। आफ्टर ऑल वो छोटा सा टापू श्रीलंका को दिया गया था, जिससे श्रीलंका और भारत के बीच मधुर संबंध रह सकें। अब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, तो इंदिरा जी के समय में सेटलमेंट हुआ था। आप उस छोटे से टापू को लेकर पुनः संबंध खराब होने की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत सरकार ने, जब वहाँ की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी, तो हमने बैलेंस किया। तो हमें पॉलिटिक्स में ऐसे मैटर्स नहीं राइज करने चाहिए। ये डिप्लोमेटिक इशूज होते हैं, ना कि पॉलिटिकल इशूज होते हैं। इलेक्शन लड़िए विकास के नाम पर, ये अननेसेसरी ऐसे मुद्दे उभार कर आप चाह रहे हैं कि तमिल वोट हमें मिल जाए तमिलनाडु का। ये हम यही कहेंगे कि दिस इज़ नॉट फेयर। आफ्टर ऑल नेशन स्टेट जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उनको दृष्टि में रखकर हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, है ना भाई। तो इस टापू के बारे में जो करंट में चीज़ें आ रही उन्हें देखें। नेक्स्ट आप देखें, हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। दक्षिण एशिया की, दिस इज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। हम आप देखें, हिंद महासागर के बहुत बड़े एरिए पर चाइना अपना प्रभुत्व चाहता है। हमारे तो दूर दक्षिण में है, तो हमें तो अपनी सामरिक स्थिति अच्छी रखनी है। अमेरिका बाकायदे वहाँ पर वो भी अपना अड्डा बनाए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हिंद महासागर ये महाशक्तियों का अड्डा बन गया है ना। इससे जुड़े हुए जो और एरियाज हैं, लाल सागर वगैरह, वो निकटवर्ती हैं। तो यहाँ पर भी पोजीशन को बनाने के लिए कभी चाइना, कभी हम, कभी अमेरिका, कभी रूस अपने जहाजी बेड़े छोड़ते रहते हैं। और बाकायदे इनमें जो निर्जन टापू हैं उनको हथियाने का भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कैसे हिंद महासागर में जो महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा है ये हमारे हित में रहे, ना कि हम इसमें नुकसानदायक पोजीशन में पहुँचे। नेक्स्ट आप देखें, अफ़गानिस्तान संकट। अफ़गानिस्तान संकट पीछे आप देखें, अफ़गानिस्तान संकट नोट करें, 5वां दक्षिण एशिया के लिए एक समस्या रहा है और आज भी समस्या है। अभी भी हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसको दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता नहीं दी है। तो इसके पहले आप देखें, रसिया और अमेरिका का बाकायदे प्रतिद्वंद्विता का केंद्र अफ़गानिस्तान बना रहा। अमेरिका ने अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, रूसी फ़ौजों को बाहर निकालने के लिए किस तरह से ओसामा बिन लादेन को तैयार किया था। इफ़ वी थिंक अबाउट टेररिज्म, जब हम आतंकवाद के बारे में सोचते हैं और हम ये कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, तो ओसामा बिन लादेन को तैयार किसने किया था? अफ़गानिस्तान से रशियंस को निकालने के लिए।
वो अरब का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसको ठेका दिया गया। किसने? अमेरिका ने। गोला बारूद दिया गया, पैसा दिया गया कि आपको जो है निकालना है रसियन फ़ौजों को, अफ़गानिस्तान खाली करा। तो ओसामा बिन लादेन को बनाने में किसका हाथ रहा? आप पूरा हिस्ट्री तलाश लें, आप पाएंगे अमेरिका ने इसको आतंकवादी बनाया। फिर वेस्ट एशिया को लेकर आपस में उनमें टकराव हुआ, है ना। नेक्स्ट आप देखें तो अफ़गानिस्तान संकट इस समय हमारे लिए, चूँकि अफ़गानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने कहा था कि हमारे जो पड़ोसी है वो हमारा अमूमन जो निकटवर्ती पड़ोसी है उससे हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। ये यथार्थ है, सत्य है। लेकिन जो पड़ोसी का पड़ोसी है वो हमारा मित्र होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान हमारे बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो कौटिल्य की भाषा में ये मित्र नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने ईसा से 320 साल पहले ये बात कह दी थी। लेकिन आप देखें अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो यहाँ हम आप देखें कि चूँकि तालिबानी हुकूमत वहाँ पर आ गई है, तो पीछे जो प्रीवियस में हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे थे उतने अच्छे इस समय नहीं है, क्योंकि हम तालिबान को पूरी तरह मान्यता भी नहीं दे सकते। क्योंकि जिस तरह महिलाओं को लेकर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें सेवाओं में और शिक्षा में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो एक मुल्लावादी हुकूमत है वहाँ पर। तो इन दैट केस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसलिए हम वहाँ पर पूरी तरह मान्यता नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखें परमाणु शस्त्र प्रतिस्पर्धा, ये भी एक समस्या है। परमाणु शस्त्र प्रतिस्पर्धा। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत ये दोनों परमाणु बमों से लैस हैं, और इसके अलावा इसी का निकटवर्ती चाइना भी है। चीन ने भी एटॉमिक पावर जो है अचीव कर ली है। तो ये दक्षिण एशिया में जब हम समस्याओं पर विचार करते हैं तो ये भी देखते हैं कि परमाणु बम दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इन दैट केस ये भी एक डिस्कशन का सब्जेक्ट है और दक्षिण एशिया के लिए एक झकझोरने वाली समस्या है। नेक्स्ट आप देखें नेपाल में समय समय पर राजनीतिक संकट। नेपाल में समय समय पर राजनीतिक संकट और उसका चीन की ओर झुकाव, और उसका चीन की ओर झुकाव। अब हम लोग जो है पश्चिम एशिया एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र, इस पर कुछ बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय अरब इजराइल युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर नोट करें, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। हम सबको ये स्पष्ट रहना चाहिए कि स्वेज नहर दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है। इस पर बराबर जो है महाशक्तियों, अरब राष्ट्रों, इवन भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप, सभी के जो शिप हैं वो स्वेज नहर से गुजरते रहते हैं। एक प्रश्न यह है कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ करके इस नहर को बनाया गया है, और ये नहर मिस्र में स्थित है। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। तो इसी मिस्र में ये स्वेज नहर है। अब
चूँकि मिस्र ने इसका नेशनलाइजेशन कर लिया, राष्ट्रीयकरण, और ये कहा कि यहाँ से जो भी जहाज़ गुजरेगा हम उससे टैक्स लेंगे। ये बात अमेरिका और महाशक्तियों को, खासकर अमेरिका को पसंद नहीं आई, ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। तो इन दैट केस उसने इजराइल को उकसा दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल की आंखें बंद करके अमेरिका सपोर्ट करता है ना, तो इसकी वजह पूर्व का इतिहास भी है और वर्तमान में जिस तरह से उसकी निर्भरता है यहूदियों के ऊपर, इसलिए अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तो हम आप देखें कि ये जो सुएज नहर का जब राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इन दैट केस अमेरिका के उकसाने पर इजराइल ने मिस्र पर अटैक किया, और बाद में फिर अमेरिकन फौजों ने भी अटैक किया, ब्रिटेन ने भी अटैक किया, और मिल करके मिस्र को हराया और जो राष्ट्रीयकरण का लेवल था उसको डाउन किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सितंबर 1975 का सिनाई समझौता किसके बीच हुआ? सितंबर 1975 का सिनाई समझौता किसके बीच हुआ? लिखें, मिस्र और इजराइल के मध्य, मिस्र और इजराइल के मध्य सिनाई समझौता हुआ, सिनाई समझौता हुआ। पश्चिमी एशिया, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका नाम है जिमी कार्टर। और ये कैंप डेविड शिखर सम्मेलन सितंबर 1978 में हुआ, ब्रैकेट में नोट कर लेना, सितंबर 1978 में हुआ। अच्छा, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, सरल है, चूँकि हम लोग पश्चिमी एशिया का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे अगर हम ये कहें कि पश्चिमी एशिया एक मेजर प्रॉब्लम है, जब हम इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं तो वेस्ट एशिया का नाम आता है। चूँकि वेस्ट एशिया का ही नाम क्यों आता है, तो उसके वजह हमें समझना होगा। फ़िलिस्तीन और इजराइल का लंबे समय से चले आने वाला विवाद जो आज भी ज्वलंत है पश्चिम एशिया में। हम आप ध्यान दें कि जो इजराइल है, इजराइल 1948 में बना। इजराइल यहूदियों के ऊपर जब हिटलर ने अत्याचार किए, तो जिस तरह भारत ब्रिटेन का गुलाम था, इसी तरह फ़िलिस्तीन जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था। और आफ्टर ऑल अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन के अंदर इजराइल देश बसवाया 1948 में। और इसमें जब इस देश को बसा दिया, तो आफ्टर ऑल फिर ये हुआ कि इजराइल बसने के बाद जो एरिया उस समय दिया था ब्रिटेन ने, उसका करीबन फ़िलिस्तीन का एट प्रेजेंट टाइम 3/4 लैंड, 3/4 क्षेत्र पर कब्जा है। और आज तो स्थिति ये है कि इजराइल पूरा फ़िलिस्तीन अपने कब्जे में चाहता है। आखिर जो युद्ध हो रहा है ना, पता लगा कि बच्चों के ऊपर, भाई हमास पे आप अटैक करें, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अटैक किया जा रहा है। कभी उत्तर से दक्षिण, कभी दक्षिण से पूरब, कभी पूरब से पश्चिम, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और अमेरिका जो कि मानवाधिकारों का ठेकेदार है,
है ना, कि वो उसने ठेका ले रखा है कि दुनिया में अगर कहीं मानवाधिकारों का हनन होगा तो अमेरिका आएगा। अब यहाँ उसका जो साथी इजराइल मान लीजिए ये सारा सब कुछ कर रहा है, तो इन दैट केस तो आप देखें इस्लामिक आतंकवाद जो आप देख रहे हैं, वो जो भी आतंकवाद है वो प्रायोजित है। कैसा है? प्रायोजित है। ना तो हम उसे हिंदू आतंकवाद किसी आतंकवाद को कह सकते हैं, ना बौद्ध आतंकवाद कह सकते हैं, और ना इस्लामिक आतंकवाद कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम मीन्स उसका अर्थ ही पीस है। आफ्टर ऑल ये जो भी आतंकवाद हो रहा है, अगर हम आतंकवाद को फेस कर रहे हैं वो पाक प्रायोजित है। ठीक है, अगर फ़िलिस्तीन में आतंकवाद सिर उठा रहा है तो हमें फ़िलिस्तीन में जो संकट है उसको समझना होगा कि किस तरह से एक स्वतंत्र देश पर स्लोली किस तरह इजराइल ने कब्जा जमाया है, और आज वो पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करके अपना ही कब्जा चाहता है, और वो चाह रहा है कि सारे फ़िलिस्तीनी भागकर कहाँ चले जाएं? अन्य अरब राष्ट्रों में शिफ्ट हो जाएं। अब भाई कौन राष्ट्र उन्हें अडॉप्ट करेगा? अन्य अरब राष्ट्र कह रहे हैं कि हम क्यों करें, जब वो फ़िलिस्तीन है ही ऑलरेडी तो वहाँ उन्हें रहना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर हमें अमर सेन की पुस्तक न्याय पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम जस्टिस उसकी बुक नहीं पढ़ते हैं तो फिर हम लोगों के बताने के आधार पर समस्याओं का अध्ययन करते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड द क्लियर कट रीजन्स क्या हैं बिहाइंड, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इस समय आप देखें, अगर इस्लामिक आतंकवाद होता तो 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं। आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्या कोई इस्लामिक राष्ट्र उनकी मदद कर रहा है? क्यों भाई? तुम लोग तो रोज़ अखबार में पढ़ रहे हो, अरब शांत, केवल दिखाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई ना इजराइल पर बहुत स्ट्रिक्ट उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। बच्चे मारे जा रहे हैं निर्दोष, है ना, और हॉस्पिटल में अटैक किए जा रहे हैं, है ना, और बहाना क्या कर दिया जाता, आतंकवादी छिपे थे वहाँ पर, है ना। तो दी सारी चीज़ें हैं, यहाँ हमें न्याय करना होगा। अदरवाइज जो भी आतंकवाद जहाँ है उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। आतंकवाद किसी धर्म का नहीं होता है। अगर हिंदू धर्म में कुछ लोग उछंगे और वैसे भटके हुए लोग और वो आतंकवादी कृत्य करने लगे तो क्या हम कहेंगे हिंदू आतंकवाद? भाई हिंदू तो सनातन धर्म है और बहुत ही पीसफुल रिलीजन है ना। तो कुछ लोग बिगड़े हुए पता लगा बजरंग दल वाले करने लगे उल्टा सीधी हरकत, तो अब हम कहें नहीं वो तो हिंदू आतंकवाद है, तो दैट इज़ नॉट, है ना। वो किसी धर्म से किसी आतंकवाद को जोड़ना उचित नहीं है। ये तो वेस्टर्न मीडिया का दुष्प्रचार है जिसे हमने अडॉप्ट कर लिया। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आगे तुम्हारे हिमांशु सर आ रहे हैं, अभी वो पढ़ाएंगे, है ना।